हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि कल कुछ सरप्राइज़ मिला था, तो आपको सरप्राइज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप सो आपको सरप्राइज़ पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि आप 2K जैसे हमारा सब्सक्राइब कराएंगे, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया पे बायो के लेक्चर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइब कराएं और आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया में हम बायो भी लॉन्च करेंगे। ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी आने शुरू हो जाएंगे। 1 या 2 दिनों में मैथ्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे हमारा 2K सब्सक्राइब पूरा करेंगे, आपके चैनल पे हम बायो भी लॉन्च करेंगे। और जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, आप हमें जितना सपोर्ट दिखाएंगे, हम शीट्स भी लाने शुरू कर देंगे। शीट्स के प्रॉब्लम सेपरेटली एक वीडियो बना के सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन हम यहीं शुरू करते हैं। आज है पैरेललोग्राम। पहला हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ, आज हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, देखिए पैरेललोग्राम लॉ, अगर आपने ट्रायंगल लॉ समझ लिया तो पैरेललोग्राम लॉ समझने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है। एक रफ एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लीजिए आपके पास कोई 2 वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर की वेलोसिटी आपकी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी समझा रहे हैं आपको, ए वेक्टर की वेलोसिटी आपको एक्स डायरेक्शन में और बी वेक्टर की वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कुछ ऐसा, मान लीजिए ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट है, यानी आपकी जो नेट वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, आपकी जो नेट वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। समझे बच्चों, तो उसलिए आइए समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक बच्चों, मान लीजिए आपके कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है बच्चों। मान लीजिए आपका कोई बी वेक्टर है बच्चों। मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है हमारा वो थीटा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो पॉइंट होते हैं, जो टेल टू टेल मिलते हैं, उनसे जो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो पॉइंट है, जो टेल टू टेल यहाँ पे है, इस टेल से ही रिजल्टेंट जाता है आपका। कैसे बच्चों, समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा इसे और बेहतर बना देते हैं। इसे हमने रिजल्टेंट कह दिया। अब देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर लेंगे, इस ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर लेंगे। इस ए वेक्टर के पैरेलल हमने एक वेक्टर लिया जो सेम मैग्नीट्यूड का है। ये ए वेक्टर है तो ये भी हमारा ए वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये ए वेक्टर है तो ये भी हमारा ए वेक्टर है। और इस बी वेक्टर के पैरेलल भी हम एक और वेक्टर लेंगे। इस बी वेक्टर के पैरेलल हम एक और वेक्टर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस बी वेक्टर के पैरेलल हम एक और वेक्टर लेंगे। ये हमारा बी वेक्टर है तो ये भी हमारा बी वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्या करना, अब जरा गौर से देखिए बच्चों, ये देखिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। आपको पिछले लेक्चर में कुछ ट्रायंगल ध्यान में आ रहा है, ट्रायंगल लॉ की तरह दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कुछ ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। आप गौर से देखें बच्चों, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर की हेड पे ये कुछ ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। समझो बच्चों, इसको भी आप ट्रायंगल की तरह सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से हमने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, ए वेक्टर और बी के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, तो ये भी हमारा थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, तो ये भी हमारा थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा थीटा हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। यहां से बिल्कुल
यहाँ से ये सारे ट्रायंगल लॉ की तरह सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये बता नहीं रहा, ये यहाँ से आप, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा और देख लीजिए। आप हम ये नंबर पुट कर देते हैं। हमने इसे मान लिया x, इसे मान लिया y, ये मान लिया z, ये m। अब हमको ट्रायंगल एक्स जेड एम में देखना है। ट्रायंगल एक्स जेड एम में ये जो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस ये डायरेक्शन कितना हो जाता था बच्चों, b। ये डायरेक्शन क्या हो जाता था बच्चों, b। ये b वेक्टर नहीं है बच्चों, ये b वेक्टर है। ये हो जाता था आपका बच्चों b cos थीटा, और ये हो जाता बच्चों b sin थीटा। तो a वेक्टर प्लस जो हमने रिजल्टेंट लिखना है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस, सॉरी, a वेक्टर प्लस ये हमारा हो गया b cos थीटा, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा प्लस b का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, ये होगा हमारा b साइन थीटा। बच्चों इसे आप सही कर लीजिएगा, ये b साइन थीटा है, तो ये हमारा b साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा b साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। बच्चों इसे जरा आप सही कर लीजिएगा, b साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर, ये लेंथ हमारा b साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए b cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे हम कुछ कॉमन निकालेंगे। हमने ये a स्क्वायर लिखा प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, इससे अगर हमने b स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और प्लस ट्वाइस a b cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 1 हो गया, ये तो आपका 1 हो गया। तो हमारे रिजल्टेंट क्या आ गया, जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा वही हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है, सेम। बस बच्चों ये समझिए, जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, अगर मान लीजिए आपका कोई दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा हो, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के पॉइंट से ही निकलेगा। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मीट पॉइंट है यहीं से ही जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अब समझिए यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों देखिए, ट्रायंगल लॉ में हमने बताया था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ट्रायंगल लॉ में हमने ऐसा कुछ बताया था कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था आपका, ये ए से कुछ अल्फा एंगल पे था। ट्रायंगल लॉ में बच्चों याद कीजिए, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये जो हमारा रिजल्टेंट था ये ए से कुछ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा था, ए से कुछ अल्फा एंगल था। तो सेम आपका ये आपका ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इससे अल्फा एंगल आपका डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, इससे अल्फा एंगल आपका डायरेक्शन होगा, और ये कितना होगा, जो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा सेम यही होगा। देखिए ये तो आपका ये हो गया, हम यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए tan अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b साइन थीटा अपॉन b साइन थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा अपॉन a प्लस मॉड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ b, a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ये आपका tan अल्फा हो गया बच्चों। ये बच्चों सेम टू सेम आपका जो आपने वेक्टर ट्रायंगल लॉ पढ़ा था सेम वही है, बस इसको ध्यान देने की ये जरूरत है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं,
ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के पॉइंट से ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ए वेक्टर से कुछ अल्फा एंगल सबटेंड करेगी, ये ए वेक्टर से कुछ अल्फा एंगल सबटेंड करेगी, या फिर बी वेक्टर से कुछ बीटा एंगल सबटेंड करेगी। समझो बच्चों? एग्जाम्पल, एक मान लीजिए एक्स की तरफ जा रहा है हमारा वेलोसिटी, एक मान लीजिए वाई की तरफ जा रहा है, तो अपना जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पढ़े होंगे, जो आप क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं, आप अगर बॉलिंग करते हैं क्रिकेट बॉल को जो फेंकते हैं, तो क्रिकेट बॉल कैसे जाता है, ऐसे जाके यूं गिरता है, ये ऐसे जाके यूं नीचे गिरता है, ठीक है बच्चों। तो वो जो बॉल आप फेंके वो आपका रिजल्टेंट है, उसमें एक वेलोसिटी नीचे की तरफ लग रही है, एक वेलोसिटी आगे की तरफ लग रही है। समझे बच्चों? एक वेलोसिटी नीचे की तरफ लग रही है जो बॉल को नीचे ले जा रही है, एक वेलोसिटी आगे की तरफ लग रही है जो बॉल को आगे खींच जा रही है। तो इसलिए उसका जो नेट रिजल्टेंट है कुछ इस तरह से आया, जो हमने बॉल फेंका पहले ऐसे जाके यूं जमीन पे गिरा। ये चीज आप काइनेमेटिक्स में और बेहतर समझेंगे। वेक्टर में आप समझ लिए कि दो वेक्टर आपका दिया है, दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया है, अगर वो टेल टू टेल जुड़े हों, समझे बच्चों, टेल टू टेल जुड़े तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल से ही निकलेगा। समझ गए बच्चों? तो ये आपका पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक। और कुछ दो तीन आपके बातें हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे आप समझने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं। देखिए बच्चों, आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, ठीक ना। अब कुछ कुछ बातें इसको समझने की जरूरत है, तो आप इसे समझिए। देखिए पहला लाइन क्या लिखा है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा कोप्लेनर होता है। आप इस बात को समझिए क्या कह रहा है ये, कि दो वेक्टर है उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कोप्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन में होगा। समझो बच्चों, एक ही प्लेन। मान लीजिए ये बोर्ड आपका, ये इन सारी बातों में उधर लिख दूंगा, इन सारी बातों को मैं उधर लिख दूंगा। ये आपका एक बोर्ड एक प्लेन है मान लीजिए, ठीक। आपका मान लीजिए ये आपका इस स्टेटमेंट का लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों। ये कुछ ऐसा आपका मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों। आपका कोई रिजल्टेंट कुछ रिजल्टेंट वेक्टर कुछ अल्फा एंगल पे ऐसा आया, तो बच्चों ये ए वेक्टर भी आपका इस प्लेन में है, ये बी वेक्टर भी इसी प्लेन में आपका, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये भी आपका इसी प्लेन में ही होगा। समझे बच्चों? दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आता है, समझे बच्चों, वो एक ही प्लेन में होता है। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, पहला लाइन का ये मतलब है कि दो वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी इसी प्लेन में ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव को आप हम एक नंबर एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपका 5 + 2 कितना होता है? 7। इसको आप लिख सकते हैं 2 + 5, या 5 + 2 = 2 + 5 होगा। इसी को क्यूमुलेटिव करते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। कैसे समझते हैं? ये आपका कुछ ए वेक्टर है, ये आपका कुछ बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों। और ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको बी वेक्टर को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, बी वेक्टर को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इस तरह से, और ए वेक्टर ये हो गया। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये इसे आप चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं रिजल्टेंट, या इसे आप चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, समझे बच्चों। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो आपका दो नंबर को ऐड कर रहे हैं उसी को अगर रिवर्स करके ऐड करेंगे तो भी सेम ही होगा, समझे बच्चों। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपको रिजल्टेंट दे रहा है वही आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर देगा, सेम वही रिजल्टेंट देगा, समझे बच्चों। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों पैरेलल होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों पैरेलल होंगे। क्यों? जब पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 0। चलिए इसको पुट करते हैं। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो क्या आता था? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। अब अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0। दोनों के बीच हमने एंगल लिख दिया 0। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है बच्चों। cos 0 की वैल्यू +1 होती है।
तो इस cos 0 को हम हटा देंगे, इसके जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब सेम देखिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होता है जब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, हम सेम रिजल्टेंट लिख रहे हैं, इस वाले का हम सेम रिजल्टेंट लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मॉड ऑफ बी और कॉस। अब दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, उनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1। कॉस 180 की डिग्री वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। तो हमने ये -1 लिख दिया, तो ये -1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब ये हमारा पैरेलल वेक्टर था तब ये रिजल्टेंट आया, जब हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर था तब ये रिजल्टेंट आया। पैरेलल वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू 2 दोनों ऐड हो जाएंगे इससे। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू 2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वेक्टर की रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होती है? जब वो पैरेलल होते हैं, और मिनिमम कब होती है? जब वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था 5 और 2। मान लीजिए एक वेक्टर को हमने 5 रख लिया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 2 रख लिया। मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 रख लिया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 2 रख लिया। ठीक, अब इसको हम इस पे पुट करते हैं। अब हम इस 5 और 2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर a की वैल्यू 5 है तो ये 5 स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो ये 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस ट्वाइस इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 25 प्लस 4 29 और 5 इंटू 4 20। ठीक ना, तो 29 प्लस 20 इक्वल टू 49। तो इसकी रिजल्टेंट आ जाती है हमारी 7। 49 इसका अंडर रूट बच्चों, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा? 7। ठीक है बच्चों, यही सेम वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं, देखिए क्या आता है। ये तो हमारा 25 प्लस 4 ये अपना 29 हो गया, माइनस, अब -20 बच्चों, ये 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 20, ये -20 का अंडर रूट, तो ये अपना 9 का अंडर रूट हो गया, तो ये वैल्यू होगी 3। देखिए बच्चों, अगर किसी दो वेक्टर अगर पैरेलल में हो तो वैल्यू 7 में आ रही है, एंटी पैरेलल में तो वैल्यू 3 आ रही है। समझे बच्चों, ये स्टेटमेंट का मतलब कि वो मैक्सिमम कब होगी? जब दो वेक्टर बीच पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल होने पे एंगल 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू +1। एंटी पैरेलल होने पे एंगल 180 हो जाती है और cos 180 की वैल्यू -1। तो इसलिए दो वेक्टर पैरेलल मैक्सिमम कब होंगे? जब पैरेलल होंगे, और मिनिमम कब रिजल्टेंट होगा? जब एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, अब ये बता रहा है कि एक हमने बताया था 90 डिग्री पे भी हो, एक ऑर्थोगोनल वेक्टर का रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक, प्लस 2ab cos नहीं होता है, क्यों? इसको और सॉल्व कर रहे हैं। हमारा ऐसे होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90। बच्चों आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर ये 0 बन गया तो ये सारे टर्म 0 बन जाएंगे। अगर ये 0 हुआ तो ये इनसे मल्टीप्लाई होकर सारे टर्म को क्या बना देंगे? 0। बचेगा हमारा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो समझे बच्चे, ऑर्थोगोनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, ऑर्थोगोनल वेक्टर का रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर का अंडर रूट। आपको एक फॉर्मूला देखने की जरूरत है, बस आपका ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये जानिए, किन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनता है ये सारे चीज आपको बता देगा। समझ गए बच्चों, किन दो वेक्टर के बीच कितना एंगल बनता है ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देगा। आपको ये बेसिक्स, ये फॉर्मूला जानने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो आपका पैरेललोग्राम यहीं पे खत्म होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो होप सो आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। हम इस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लाएंगे, जरूर लाएंगे लेक्चर्स में, आप बस हमारे साथ बने रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हमारी केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।